Hello students, in the topic of national income, we are to discuss two important concepts. One is normal resident of a country and the other is domestic territory. These two are important because it is on the basis of these two that we will be differentiating national income from domestic income. So let us start with what is national income. National income is the sum total of factor income earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year. फैक्टर इनकम वी हैव जस्ट डन. अभी हमने फैक्टर इनकम को एक्सप्लेन किया. अभी हम डिस्कस करेंगे हु आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, क्योंकि नेशनल इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री. नॉर्मल रेजिडेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो नॉर्मल रेजिडेंट रेफर टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली resides in a country for a period more than 1 year. This is very important. And whose center of economic interest also lies in that country. Right? तो इसके अंदर क्या आता है? First, citizens and institution of India. They will be called as normal resident of India. Then, citizen of other countries, जो non-resident है, जो इंडिया में रह रहे हैं फॉर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन इंडिया. इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या आ जाता है? लाइक अर्निंग एंड स्पेंडिंग. इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन उसी इकोनॉमी के अंदर कर रहा है. ये इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन की हो सकती है, ये कंजम्पशन हो सकती है, ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है. यानी कोई भी अदर कंट्री का जो रेजिडेंट है अगर वो इंडिया में रह करके प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट है. और इसके अंदर हम उन लोगों को नहीं लेंगे दोज हु हैव कम फॉर स्टडी पर्पस एंड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इट other than. So these are not included in this category, right? Next is कि citizen of India और कौन normal resident की कैटेगरी में आएगा कि Indian citizen working in international bodies like IMF, World Bank located in India. अगर IMF, World Bank का कोई ऑफिस इंडिया में है और उसमें इंडियन ही काम कर रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है. फिर कोई भी फॉरेन बॉडी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक और कोई कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है और उसमें कोई इंडियन काम कर रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा. सिमिलरली किसी भी फॉरेन एम्बेसी में जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है अगर कोई इंडियन काम कर रहा है, इंडियन सिटीजन वर्किंग है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा. राइट? Then officials and diplomats, member of armed forces of foreign country, they are treated as normal resident of the country to which they belong, not of the country in which they are employed. जैसे अगर कोई यूके का डिप्लोमेट है, वो इंडिया के अंदर अपॉइंटेड है, ठीक है, तो वो नॉर्मल सिटीजन यूके का होगा ना कि इंडिया का होगा. राइट? तो वो नॉर्मल रेजिडेंट यूके का माना जाएगा अगर कोई डिप्लोमेट, कोई ऑफिशियल यूके का यहाँ पर इंडिया में है तो वो यूके का नॉर्मल रेजिडेंट होगा. राइट? सो दिस इज हाउ वी डिफाइन नॉर्मल रेजिडेंट. नॉर्मल रेजिडेंट इज इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट for defining national income. Next comes domestic income. अब जब हम domestic income को define करते हैं तो domestic income is the sum total of factor income generated within the domestic territory of a country. तो इसका मतलब हमें domestic territory पता होनी चाहिए क्या है. First is कि domestic territory is a broader than political boundary of a country. ये डोमेस्टिक टेरिटरी का जो कंसेप्ट है, ये जो
पॉलिटिकल बाउंड्री इंडिया की है उससे बड़ा कंसेप्ट है। किसी भी कंट्री के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट उसकी पॉलिटिकल टेरिटरी से बड़ा होता है। इसमें क्या हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, जैसे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे passenger planes operated by Air India between UK and Canada are a part of domestic territory of India. इंडिया के जितने शिप्स और एयरक्राफ्ट हैं जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो चाहे कहीं भी अपनी सर्विसेज दें, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट गिने जाएंगे, राइट। देन फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, floating platform operated by Indian resident in international waters. साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ 3 साइड्स पर आपको वाटर बॉडी मिलती है। वहाँ पर इंडिया हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन इन टू सर्टेन लिमिट। जहाँ पर किसी भी कंट्री का एक एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन है, वहाँ पर अगर हमारी फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स या प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, जैसे फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडियन ओशन। साउदर्न इंडिया के अंदर जो इंडियन ओशन के अंदर हमारे फिशरमैन जाकर फिशिंग बोट्स लेके जाते हैं तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट गिनी जाएंगी। Then embassies and consulates and military establishment of a country located abroad, very very important, कि इंडिया की एम्बेसी पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी लोकेटेड है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट गिनी जाएगी। जैसे इंडियन एम्बेसी इन यूएसए है, वो यूएसए में, लेकिन वो इंडिया की एम्बेसी का पार्ट काउंट होगी। किसी और कंट्री में भी इंडिया की एम्बेसी है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। इसी तरह अगर कोई फॉरेन एम्बेसी इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, इंडिया में है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। जैसे अगर कनाडा की एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो कनाडा की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, राइट। अब यूनाइटेड नेशन ने बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है डोमेस्टिक टेरिटरी को। डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल मूव फ्रीली। यानी ऐसा एरिया जहाँ पर किसी भी कंट्री के पर्सन, गुड्स और कैपिटल फ्रीली मूव करती है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, राइट। अब कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते, नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने इंडिया का एग्जांपल ले लिया। जैसे अभी मैंने कहा कि किसी और कंट्री की एम्बेसी, कॉन्सुलेट या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगर इंडिया के अंदर है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जैसे यूके एम्बेसी इन इंडिया, it will not be considered as a part of domestic territory of India. ये उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट गिनी जाएगी। Another thing is कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका ऑफिस अगर UNO, WHO का अगर लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री है तो वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। This is how we explain domestic territory of a country. Then why it is necessary to explain the concept of domestic territory and normal resident? क्योंकि अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है तो उसके लिए हमें दोनों का मीनिंग आना ज़रूरी है। जैसे नेशनल इनकम को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अब साथ में हम कहते हैं नो मैटर वेयर इट इज़ जनरेटेड, हमें सिर्फ
किससे कंसर्न है? नॉर्मल रेजिडेंट से. वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेटेड है या आउटसाइड, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड. This is national income. And what is domestic income? Domestic income is the sum total of factor income generated within the domestic territory of the country. इसके लिए domestic income के लिए क्या important है? Domestic territory. No matter who generates it. चाहे normal resident generate करे, चाहे non-resident. तो national income के लिए important normal resident है, domestic income के लिए important domestic territory. Thank you.